साथियों नमस्कार। मैं सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप अध्यापकों का फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सूर्यनगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमने रीट की कक्षाएं शुरू की है, जिसमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको अधिक से अधिक मैटर किस प्रकार दिया जाए उस पर हमारा कार्य चल रहा है। कुछ कक्षाएं अपलोड की गई है, आपको प्राप्त हुई है, और शेष कक्षाओं की जो सीरीज है अन्य विषयों की वो 1 या 2 दिनों में अधिकतम संभावना के अनुसार कल तक शुरू हो जाएगी। तब तक हम ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले अपने 3 सेशन के अंदर। वर्ष 2021 का लेवल फर्स्ट का जो पेपर था वो अपन ने डिटेल्ड सॉल्व किया था। साथियों, किसी भी भर्ती परीक्षा से पहले जो ओल्ड क्वेश्चंस होते हैं वो अभ्यर्थियों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इससे हमारी पहले भी चर्चा हुई है और आज इस पर शॉर्ट में और चर्चा करते हैं कि कोई अभ्यर्थी अगर आप में से ऐसा है जिसने 1 या 2 बार शिक्षा मनोविज्ञान का बाल विकास का सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी किसी प्रैक्टिस सेट में या मॉडल पेपर में उसका स्कोर जो है बहुत कम आता है, उसका प्रदर्शन स्वयं के लिए भी संतोषजनक नहीं है, तो संभवतः इसका कारण एक ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन मेकिंग की जो टेक्निक होती है उसको सीखा नहीं है। और अगर आप इस चीज़ में पीछे हैं तो आप अभी 2 कदम पीछे। एक तो आप सामान्य प्रश्नों की तकनीक को नहीं समझ पाए, और दूसरा एग्जाम एजेंसी किस प्रकार के प्रश्न जो है उठाती है उसको भी समझने से आप पीछे रहें। तो आपको चाहिए कि आप ओल्ड क्वेश्चंस का जो विश्लेषण है, डिटेल्ड एनालिसिस है, उसको देखें। इसी बात को और विद्यार्थियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने मनोविज्ञान पढ़ाए जाने से पूर्व ओल्ड क्वेश्चन जो है उनको पहले रखा है। जैसे ही हमारे 2-4 पेपर सॉल्व होते हैं उसके बाद हमारी योजना ये है कि संपूर्ण कोर्स एमसीक्यू के माध्यम से करवाए जाएं, जिससे कि जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं उनके पास अपना जो बेसिक कंटेंट है, मान लो किताब है, वीडियो कंटेंट है या कोई और सोर्स है, तो उससे पढ़ने के साथ साथ हमारे साथ आकर एक कोचिंग की ज़रूरत, एक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत और एक टेस्ट सीरीज की जो ज़रूरत है वो पूरी कर ले। और इस पर हम अपनी मेहनत कई गुना ज़्यादा करेंगे। आमतौर पर जितनी मेहनत अन्य प्लेटफॉर्म पर की जाती है, हमारी कोशिश उससे अधिक रहेगी, क्योंकि हमारी जो अभी की कार्य योजना है पूरी तरह से रीट पात्रता की तैयारी करने पर ही लगी है। हमारी सारी ऊर्जा, पूरी की पूरी टीम, हमारी संपूर्ण योग्यता इसी भर्ती परीक्षा को, पात्रता परीक्षा को टारगेट करके की जा रही है। इसलिए साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इससे अगले सेशन में आपको जो ओल्ड क्वेश्चंस है, इससे अगले सेशन में आपको एमसीक्यू की ऐसी क्लासेज मिलेगी टॉपिक वाइज, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस होगा। और लक्ष्य ये रखा गया है कि एमसीक्यू के द्वारा आपको शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास का पूरा कोर्स करवा दिया जाए, जिसमें आपको ज़्यादा भार भी नहीं लगेगा, सेशंस ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होंगे, और बातों बातों में, खेल खेल में जैसे सीख जाते हैं, याद हो जाता है, उस प्रकार में आपको करीब 25 क्वेश्चन सही करवाने का योग्यता हम मिलकर विकसित करेंगे। तो इस प्रकार की योजना के साथ हम आज वर्ष 2021 का जो रीट लेवल 2 का पेपर है उसकी शुरुआत करेंगे। इससे पहले रीट लेवल 1 का जो 2021 का पेपर है उसका डिटेल एनालिसिस हमारे द्वारा किया जा चुका है। तो 2021 का जो लेवल 2 का पेपर है उसके पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों, पहला प्रश्न है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये बुद्धि वाले टॉपिक से उठा हुआ प्रश्न है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। बालक की जो वास्तविक आयु यानी कि जन्म के बाद उसको कितने वर्ष हो गए, उसकी उम्र कितनी है, तो 13 वर्ष दी हुई है। और मानसिक आयु का मतलब है किस आयु वर्ग के बालकों के समान वो मानसिक योग्यता प्रदर्शित करता है, तो मानसिक आयु दी हुई है 14 वर्ष। साथियों, बुद्धि को मापने के संबंध में आईक्यू का जो संप्रत्यय है या बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय है, यह स्टर्न के द्वारा 1912 में दिया गया। स्टर्न ने इसी वर्ष बुद्धि को मापने के लिए MA/CA नाम से बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो भी दिया था कि मानसिक आयु बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि भौतिक आयु या वास्तविक आयु, इससे कि बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सके। इसके अलावा 2 शब्द और है, एक मानसिक आयु और वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का अर्थ हो जाता है जन्म के बाद जितने वर्ष का बालक हुआ है वो,
और मानसिक आयु का मतलब है जिस आयु वर्ग के बराबर के बच्चों की जो मानसिक योग्यता प्रकट करता है उसको कहते हैं मानसिक आयु। मानसिक आयु का संप्रत्यय यानी कि एमए का संप्रत्यय 1908 में बिने के द्वारा दिया गया। 1908 में बिने के द्वारा मानसिक आयु का संप्रत्यय पहली बार दिया गया था। बिने वही व्यक्ति हैं जिनको बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता। इन्होंने पहली बार 1905 के अंदर बुद्धि नापने का पहला परीक्षण प्रदान किया था 1905 में, इसलिए इनको बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कहते हैं। तो सामान्य समझ विकसित होने के बाद कि वास्तविक आयु क्या होती है, मानसिक आयु क्या होती है और बुद्धि लब्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, उसके बाद हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि स्टर्न के द्वारा 1912 में जो MA/CA का जो सूत्र दिया गया, इसको आगे चलकर 1916 में टर्मन ने परिष्कृत किया। इसी सूत्र को आगे बढ़ाया और विकसित किया 1916 में टर्मन ने, और MA/CA को 100 से गुणा कर दिया, यानी मेंटल एज बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और इसके द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त होता है उसको IQ यानी कि बुद्धि लब्धि कहा जाने लगा। वर्तमान में जो बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं उसके लिए यह सूत्र लगता है। अब प्रश्न के अनुसार अगर इस सूत्र को लागू किया जाए तो MA यानी मानसिक आयु दी गई है 14 वर्ष, और भौतिक आयु यानी कि वर्षों में आयु जो वास्तविक आयु वो दी गई है 13 वर्ष, और गुणा किया जाए 100 से। तो इसका जो परिणाम है ऑप्शन नंबर बी के अंदर उत्तर करीब आपको 107.69 दशमलव के अंदर उत्तर आ गया, क्योंकि 14 के अंदर 13 का पूरा भाग जाता नहीं है तो दशमलव में उत्तर आना था। तो जो बालक की IQ यानी कि बुद्धि लब्धि निकल कर आई है वो है 107 वर्ष। बुद्धि लब्धि वो मतलब एक आंकड़ा है जिससे पता चलता है या ज्ञात किया जा सकता है कि किसी बालक की मानसिक योग्यता कितनी है। बुद्धि परीक्षणों के अंतर्गत बालक की मानसिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस सूचक का प्रयोग करते हैं, इस आंकड़े का प्रयोग करते हैं। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि किसी बालक की कार्य करने की क्षमताओं और औसत मानसिक योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए IQ का प्रयोग करते हैं। और जो बुद्धि मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं वो भी आम भाषा में IQ का प्रयोग करते हैं। किसी बालक की, किसी व्यक्ति की IQ शार्प है, IQ अच्छी है या IQ तेज है। तो जो 107 अब ये निकल कर आई है, ये किस प्रकार का बालक प्रदर्शित करती है, तो बुद्धि लब्धि की जो सारणी है उसके अनुसार 90 से लेकर 110 IQ के बीच में जो बालक होते हैं उनको सामान्य बालक कहा जाता है। फिर उसके कम बुद्धि लब्धि वाले, कम IQ वाले बालक और अधिक IQ वाले जो बालक होते हैं उनको फिर विशिष्ट बालकों के अंतर्गत लिया जाता है, जिसमें अधिक बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली, गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं सृजनशील बालक, और कम बुद्धि वाले जो बालक होते हैं 90 से, उनको कहा जाता है मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि। इस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो बुद्धि लब्धि के संबंध में ये सामान्य जानकारी थी। एक ओल्ड क्वेश्चंस के डिटेल्ड सॉल्यूशन के अंतर्गत जितनी चीजें हम आसपास में देख रहे हैं, ये चीजें दर्शाती है कि भविष्य के पेपर में अगर प्रश्न इसी स्तर के रहे तो भी ऐसे सवाल बनने हैं, और अगर एक स्तर इससे ऊपर बढ़ता है तब भी प्रबल संभावना रहती है कि हमारे डिटेल्ड सॉल्यूशन के अंदर से ही आपको भविष्य के पेपर के अंदर प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, दूसरा प्रश्न उठा है बाल अपराध का कारण से। बाल अपराध का क्या कारण है? यह प्रश्न आया है विशिष्ट अधिगमकर्ताओं से। विशिष्ट अधिगमकर्ताओं से यानी कि विशेष प्रकार के अधिगमकर्ता। एक सामान्य बालक होता है जो सामान्य औसत बुद्धि लब्धि प्रदर्शित करता है, जिसकी बात हमने अभी भी पिछले प्रश्न में की है। 90 से लेकर 110 के बीच का IQ प्रदर्शित करने वाले। इसके अतिरिक्त जो बालक होते हैं मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, विशेष योग्यता वाले, वंचित बालक, विकलांग बालक जिनको दिव्यांग कहते हैं, ऐसे बाल अपराधी बालक ये जो होते हैं ये सामान्य प्रकार के अधिगमकर्ता ना होकर विशिष्ट अधिगमकर्ता हो जाते हैं, खास तरीकों से सीखने वाले। ऐसे बालकों को सामान्य कक्षों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिक्षण सहायता की जरूरत होती है, इसलिए इनको विशिष्ट अधिगमकर्ता कहा जाता है। इन्हीं के अंदर से
एक प्रकार का बालक होता है बाल अपराधी बालक। अब बाल अपराध का क्या अर्थ है? तो बाल अपराध के अंदर एक साइंस चलता है, एक विज्ञान चलता है, इसके जनक है सीजर लाम्ब्रोसो। सीजर लाम्ब्रोसो, इन्होंने बाल अपराध विज्ञान का प्रवर्तन किया था। बाल अपराध के जनक, बाल अपराध के जनक नहीं, बाल अपराध विज्ञान के जनक कहा जाना चाहिए, क्योंकि बाल अपराध के जनक का मतलब ये अपराध पैदा करने वाले हो गए, इसलिए इनको बाल अपराध विज्ञान के जनक कहा जाता है। बाल अपराध को अध्ययन के लिए बहुत ही विस्तृत रूप से लिया जाता है, क्योंकि एक छोटा बालक या कम आयु में अगर कोई अपराध करता है तो भविष्य के समाज के लिए वो व्यक्ति और अधिक खतरनाक हो सकता है। इसलिए विद्यालयों का, शिक्षकों का और अन्य जो कंसल्टेंट्स जितने भी जिंदगी में मेंटरशिप करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि उनको बाल अपराध से बाहर निकाला जाए। बोस्टल संस्थाएं होती है विश्व में, प्रश्न बनता है कई बार कि बोस्टल संस्थाएं किसके लिए कार्य करती है? तो बाल अपराधियों के इलाज के लिए बोस्टल संस्थाएं काम करती है। ये जो है बाल अपराध होता है। बाल अपराध को अधिक क्लियर करने के लिए सीजर लाम्ब्रोसो इसके दो विशिष्ट कारण मानते हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है कि सीजर लाम्ब्रोसो के अनुसार जो बाल अपराधी बाल अपराध करते हैं उसके प्रमुख कारण क्या है? तो दो खास कारण ये शॉर्ट में बताते हैं कि मानसिक रोग या शारीरिक दोष। जिस बालक में कोई ना कोई प्रकार का शारीरिक दोष होता है वो उस दोष से कुंठित होकर बाल अपराध की तरफ बढ़ सकता है, या फिर किसी बालक के अंदर मानसिक कमजोरी है, वो किसी मानसिक रोग का अगर शिकार है तो ऐसी स्थिति में भी वो बाल अपराध की तरफ बढ़ सकता है। इसके अलावा बाल अपराध को परिभाषित करने के लिए दो वेल नाउन परिभाषाएं हैं, जिनमें से एक परिभाषा गुड के द्वारा दी गई है कि ऐसा असामान्य व्यवहार, बाल अपराध का मतलब ऐसा असामान्य व्यवहार जिसे समाज विरोधी कहा जा सके, ऐसा असामान्य व्यवहार जिसे समाज विरोधी कहा जा सके, उसे हम बाल अपराध कहेंगे। इस परिभाषा से सामान्यतः हम अच्छे से समझ सकते हैं कि व्यवहार हो असामान्य, सामान्य व्यवहार नहीं हो, कोई ना कोई प्रकार का असामान्य व्यवहार हो और ये व्यवहार समाज के मूल्यों के, आदर्शों के, नियमों के खिलाफ जाता हो, और जब ऐसा होगा तो बालक बाल अपराधी कहा जाएगा। दूसरी परिभाषा है विलियम हिली के द्वारा दी गई, ये फ्रीक्वेंटली पेपर के अंदर छपती रही है, चाहे सीटेट का हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का हो या रीट अध्यापक भर्ती का हो, इसलिए हमने इनको विशेष तवज्जो दी है। विलियम हिली के अनुसार ऐसा समाज के द्वारा स्वीकृत आचरण के विपरीत व्यवहार, आचरण के विपरीत व्यवहार, अगर कोई बालक समाज के द्वारा तय किए गए व्यवहार के या प्रशंसित किए गए या स्वीकार किए गए व्यवहार के खिलाफ जाकर व्यवहार करता है, विरुद्ध व्यवहार करता है, नियम तोड़ता है, तो ऐसे बालक को जो है बाल अपराधी कहा जा सकता है। किसके अनुसार? विलियम हिली के अनुसार। तो ये दो परिभाषाएं हमारी बाल अपराध के संबंध में या बाल अपराधी के संबंध में समझ को और अधिक बढ़ाती है। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा था कि बाल अपराध का कारण है, किस कारण को बाल अपराध के लिए जिम्मेदार बताया जा सकता? समृद्ध परिवार, तो समृद्ध परिवार नहीं हो सकता क्योंकि ये बालकों के अच्छे पोषण का गुण है। माता पिता में अनबन, ये डेफिनेट उत्तर है, और सबसे बड़ा उत्तर है बाल अपराध के कारण का। पारिवारिक समस्याओं के अंदर माता पिता के बीच अनबन हो, डिवोर्स कपल, खासकर जो तलाकशुदा माता पिता होते हैं, उनके बच्चे बाल अपराध की तरफ अधिक बढ़ते हैं। जिन घरों के अंदर घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, घर परिवार में ठीक ठाक बनती नहीं है, ऐसे परिवारों में जिन बच्चों का पोषण होता है उनके अंदर मानसिक ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है, उनके दिमाग के अंदर कुंठा और मानसिक ग्रंथियों का स्थान आ जाता है, और उसका परिणाम होता है कम उम्र में उनके द्वारा अनैतिक और अकानूनी गतिविधियां किया जाना, जिससे कि बाल अपराध उत्पन्न होता है। अन्य ऑप्शन पर देखते हैं कि परिवार के सदस्यों का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, ये कमजोर बालक पैदा करते हैं दब्बू प्रवृत्ति के, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सहानुभूति दिए जाने से व्यक्ति कमजोर और दब्बू हो जाता है, और बराबर प्रेम और सहानुभूति सभी बालकों के विकास के लिए जरूरी होता है। अगर किसी बालक को
आवश्यकता के अनुसार प्रेम और सहानुभूति नहीं मिले तब भी वो बाल अपराधी हो सकता है या वयस्क होने के बाद भी अपराध की तरफ बढ़ सकता है। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, यह भी एक अच्छा गुण है, अच्छा वातावरण है बच्चे के विकास के लिए, तो ये डेफिनेटली बाल अपराध का कारण नहीं हो सकता। तो कारण से बात उठती है कि बाल अपराध के प्रमुख कारण कौन से होते हैं। तो बाल अपराध के कई सारे कारण हो सकते हैं, अनुवांशिक कारण हो सकते हैं, अनुवंशिक कारण। इस पर कैलीकॉक और गोडार्ड के कुछ उदाहरण हैं। कैलीकॉक नाम के एक सैनिक के परिवार पर गोडार्ड ने प्रयोग करके देखा था कि उसके परिवार में जो है स्वयं के गुणों के अनुरूप जो है कई पीढ़ियों तक अपराधी बच्चे पैदा होते रहे, जो कि बाल विकास पर वंशानुगतता और पर्यावरण के प्रभावों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो उसमें ये अनुवांशिकता या हेरिडिटी जो होती है किसी बच्चे को अपराधी बना सकती है। माता पिता, दादा दादी या नाना नानी तक की पीढ़ियों में अगर कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है तो उसके गुण बालक के अंदर आ सकते हैं और वो डेफिनेटली अपराधी हो सकता है। इसके अलावा परिवार संगत, घर परिवार का वातावरण कैसा है, बालक की संगत कैसी है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, विद्यालय का वातावरण कैसा है, इसके अलावा वो किस प्रकार की संस्कृति में रहता है। कुछ हिंसक संस्कृतियों के बालक होते हैं तो वो हिंसक संस्कृति में अगर विकसित हुआ है तो फिर वो उसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होते हुए बाल अपराधी बन सकता है। इस प्रकार बाल अपराध की जो है व्याख्या हुई और यहां से सीधा सीधा सवाल पूछे जाने की संभावना हमारी बनती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्लेषण को देखते हुए जिन अभ्यर्थियों ने एक दो बार सिलेबस कर दिया है फिर भी वो प्रश्न सही करने की स्थिति में नहीं है, तो वो डिटेल्ड एनालिसिस को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो वो अपने पढ़े हुए कंटेंट से जल्दी प्रश्न बनाने और प्रश्नों को सही करने की योग्यता तक पहुंच जाएंगे। बस शर्त यह है कि टिक कर चीजों को देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। सीखने के सिद्धांतों के अंदर से प्रश्न आया है अधिगम के सिद्धांतों से कि क्लासिकल कंडीशनिंग अर्थात शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन, शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन, इसको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए कितना सतही प्रश्न है। रीट लेवल 2021 का लेवल 1 का जो पेपर था उसमें भी ऐसा सरल सवाल था और रीट लेवल 2 में भी ऐसा सरल सवाल है। हम फालतू ही डिप्रेशन में जाते हैं इन सिद्धांतों को लेके, बहुत ज्यादा इनका ऑपरेशन करते हैं ना यूसीएस ने, यूसीआर ने, सीएस ने, सीआर ने, उल्टे सीधे पढ़ा के खुद को फालतू डिप्रेशन में डालते हैं। जबकि पेपर के अंदर देखिए आप ओल्ड क्वेश्चंस है किस टाइप के। अगर यहां पर यह पूछ लिया कि क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है तो पात्रता परीक्षा में से एक स्टेप आगे का सवाल पूछ लिया जाएगा। इतना ज्यादा डूब कर और डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है। जो विद्यार्थी औसत और ऊपर ऊपर की जानकारी पहले ग्रहण करके बाद में डीप में जाते हैं वो फायदे में रहते हैं, और जो शुरुआत में पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं उनको फिर मनोविज्ञान जो है डरा देता है। मनोविज्ञान विषय स्वयं डराता है और बाकी कोई और मेंटरशिप पर डरा सकते हैं, पूर्व अनुमान लगाकर आपको मार्गदर्शन करने वाले भी डरा सकते हैं। लेकिन स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति यह है कि पेपर हमारे सामने है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चंस का, क्वेश्चन तो आखिरकार यही है, बने बनाए थोड़ी है। ये तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं का हम एनालिसिस कर रहे हैं और उनके अंदर वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ज्यादा से ज्यादा नाम याद रखना है और ऐसे सिद्धांतों के नाम में अगर अंग्रेजी वाला नाम याद रख लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम आएगा इसका, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बाकी हिंदी के अंदर इसके नाम शास्त्रीय अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये 3 नाम हुए। पाउलो के सिद्धांत के 5-6 नाम है। वैसे ही थॉर्नडाइक, स्किनर, जितने भी संज्ञानात्मक विकास के अन्य सिद्धांत, निर्मितवादी, उन सब के 2-2, 3-3 कम से कम नाम है। इसलिए अंग्रेजी का नाम याद रखना ज्यादा से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी बहुत ज्यादा इन सिद्धांतों के अंदर डूबने की जरूरत नहीं है। सामान्य जानकारी अधिगम सिद्धांतों की हासिल करो और उसके अलावा उसके शैक्षिक निहितार्थों पर ज्यादा ध्यान दो कि कोई सिद्धांत अगर दिया है तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका उपयोग क्या हो सकता है, उस पर थोड़ा जोर दिया जाना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। बाकी सूचनाओं को अंधे होकर रटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रश्न कभी ऐसे देखे नहीं गए। अब देखो इसको आगे देखते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो यह सिद्धांत दिया गया पावलोव के द्वारा।
पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया? यह ज्यादा से ज्यादा सवाल बनने की संभावना है कि भाई पावलो ने किस पर प्रयोग किया, तो कुत्ते पर प्रयोग किया। अब एक शब्द है जो समझने लायक है, यहां पर कंडीशनिंग क्या है या अनुबंधन क्या है। अनुबंधन शब्द यहां पर भी आया। जो पावलो है ये अनुबंधन के जनक हैं। इन्होंने सीखने के लिए अनुबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। सभी सिद्धांतों के अंदर सीखने की कुछ खास विशेषता होती है। जैसे हमने अल्बर्ट बांडुरा को पढ़ा तो वो अनुकरण और अवलोकन को सीखने का प्रमुख साधन बताते हैं। अगर थॉर्नडाइक का देखो तो प्रयास और त्रुटि को, गलतियां करो और सीखो। स्किनर जो है वो पुनर्बलन के द्वारा सीखने पर बल देते हैं, रीइंफोर्समेंट पर, कि कोई क्रिया करे और उसके बदले में अगर ढंग का पुनर्बलन मिले तो उस क्रिया का दोहराव किया जाएगा, अन्यथा वो वहीं पर रुक जाएगी। तो अनुबंधन के जनक जो है पावलो है। पावलो ने अनुबंधन पर बल देते हुए सीखने का सिद्धांत दिया। अब अनुबंधन क्या है इसको सामान्यतः समझ लिया जाए और बाकी तथ्यों को बहुत ज्यादा रटने का कोई फायदा नहीं है, सामान्य जानकारी काफी होती है। अनुबंधन का मतलब है किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ना, किन्हीं दो चीजों को इस प्रकार से जोड़ना कि एक चीज के प्रकट होने पर दूसरी चीज अपने आप आ जाए। जैसे कि इनको उदाहरण से समझाने के लिए कहा है कि एक उद्दीपक होता है, एक पर्यावरणीय या वास्तविक प्रेरक होता है भोजन, जिसके प्राप्त होने पर या दिखाई देने पर कुत्ता लार टपकाता है। तो भोजन और लार, भोजन एक चीज है जिसके दिखने के कारण कुत्ता लार टपकाता है। तो भोजन को इन्होंने परंपरागत उद्दीपक कहा है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि ये कंडीशनल नहीं है, इसको जोड़ा नहीं गया है, अनुबंधित नहीं किया गया है, प्राकृतिक उद्दीपक है, प्राकृतिक उद्दीपक। अब प्राकृतिक उद्दीपक है तो कुत्ते की, हम सब प्राणियों की अपनी प्राकृतिक जो है रेस्पॉन्स इस पर मिलेगा। लार टपकाना ये कुत्ते के अंदर किसी प्रकार का अनुबंधन कराया नहीं गया, प्राकृतिक अनुबंधन है। तो अगर इस सिद्धांत में यह पूछा जाए कि पावलो के सिद्धांत के अंदर भोजन क्या है, तो प्राकृतिक उद्दीपक है, परंपरागत उद्दीपक है, या इंग्लिश के अंदर अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और भोजन के प्रति जो लार कुत्ता टपकाता है वो क्या है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है, प्राकृतिक प्रतिक्रिया है या अनानुबंधित प्रतिक्रिया है। अब इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए पावलो ने सिखाने के लिए यह कहा कि भोजन से कुत्ता लार टपकाता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं जब घंटी बजाने पर कुत्ता लार टपकाने लगता है बिना भोजन के। तो वो क्या होता है, तो कुत्ते को लगातार भोजन दिए जाने से पहले घंटी बजाई जाती है और घंटी बजा के कुछ समय बाद, यानी कि कुछ सेकंड के अंतर के बाद भोजन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये काम बार बार किए जाने पर कुत्ता मात्र घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाने लगता है। यानी कि अब कुत्ता जो है नया अनुबंधन किससे कर चुका है, घंटी से कर चुका है। यानी घंटी अब क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस है। और ये घंटी जो है शैक्षिक निहितार्थ प्रदान करती है, यहीं से सीखने की चीजें आती है। किसी बालक को सिखाने के लिए उसकी जो प्राकृतिक तरीका है, उसका जो प्राकृतिक उद्दीपकों के प्रति वो जो प्रतिक्रिया करता है, उनसे अनुबंधित करके जोड़ के बच्चों को कुछ सिखाया जा सके, यही पावलो के सिद्धांत का नेतार्थ निकलता है। लार क्या है, कंडीशनल रेस्पॉन्स है, अनुबंधित अनुक्रिया है, पैदा की गई अनुक्रिया है। लार है अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि अब ये कौन सी वाली लार, भोजन के प्रति जो लार टपकती है वो नहीं, घंटी बजाने के बाद या घंटी बजाए जाने के कारण जो लार टपकती है वो वाली अनुबंधित अनुक्रिया है। तो अगर सवाल एक स्टेप आगे का पूछा जाए तो ये पूछे जा सकते हैं कि पावलो के सिद्धांत के अंदर घंटी क्या है, घंटी के प्रति टपकने वाली लार क्या है, भोजन क्या है और भोजन के बाद टपकने वाली लार क्या है। बाकी पावलो अनुबंधन के जनक है और इनको पाचन क्रिया पर प्रयोग किए जाने के कारण नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। यहां पावलो की कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो करीब करीब हमारा एनालिसिस पूरा होता है। अब बाकी बचे हुए ऑप्शंस पर बात करते हैं। स्किनर, पावलो और थॉर्नडाइक तीनों के तीनों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने तीनों ने उद्दीपक को इंपॉर्टेंस दिया है और प्रतिक्रियाओं को इंपॉर्टेंस दिया है। यानी कि तीनों के तीनों SR प्रकार की थ्योरीज के अंदर आते हैं, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स टाइप की थ्योरी। स्किनर जो है इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फिर वही बात रहती है, इसको भी बहुत ज्यादा रटा जाता है, इसको 5-7 पेज में नोट्स बना के पूरा खुद को डिप्रेस्ड करके बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि नाम क्या कहता है,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये भी आरएस टाइप की थ्योरी। इसमें रेस्पॉन्स पहले है और स्टिमुलस बाद में है और इनके बीच में बॉन्डिंग है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया करना और उससे पैदा होने वाले परिणाम के बीच अनुबंधन होना। पावलोव की थ्योरी के अंदर पहले उद्दीपक है और बाद में अनुक्रिया है। इसमें पहले अनुक्रिया की जा रही है, बाद में उद्दीपक है, यानी एस आर की बजाय इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आर एस हो रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी एक ऐसी क्रिया करता है जिसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम पर निर्भर करता है कि वो प्राणी क्रिया को दोहराएगा अथवा नहीं। तो इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो कि स्किनर ने दिया है, इसका निहितार्थ निकलता है कि पुनर्बलन, किसी क्रिया के बाद अगर पुनर्बलन सकारात्मक है तो क्रिया दोहराई जाएगी, और पुनर्बलन अगर नहीं है या नकारात्मक है या विलंबित है तो क्रिया नहीं दोहराई जाएगी। तो स्किनर जो है उसके पूरे के पूरे सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ यही है कि क्रियाओं पर पुनर्बलन दिए जाने पर क्रियाओं का जो है बार बार होती है, यानी कि पारितोषिक पुरस्कार देकर, पुनर्बलन देकर अच्छी क्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, अच्छी अधिगम प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, और दंड या फिर नकारात्मक अनुबंधन देकर, जो पुनर्बलन है वो देकर अवांछित क्रियाओं को रोका जा सकता है। यही इसका शैक्षिक निहितार्थ निकलता है। लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बाकी स्किनर ने प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। स्किनर बॉक्स में चूहा रखा गया, चूहा लीवर पर पैर रखता है, बदले में उसको भोजन मिलता है, तो प्रेरित होकर उस क्रिया को दोहराता है, यानी क्रिया की, और उसको प्रसूत यानी क्रिया से पैदा किया हुआ। प्रसूत शब्द का अर्थ हमने लिखना छोड़ दिया कि पैदा हुआ, यानी प्रसूत का मतलब है परिणाम, क्रिया का परिणाम। क्रिया का परिणाम इस बात को तय करेगा कि क्रिया दोहराई जाएगी अथवा नहीं। आगे अन्य उदाहरण देखते हैं। थॉर्नडाइक का बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और इनके प्रयोग को कहते हैं प्रयास त्रुटि सिद्धांत। प्रयास त्रुटि सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ली पर प्रयोग करके इन्होंने प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया और सीखने के 3 नियम भी दिए। तत्परता का नियम, प्रभाव और परिणाम का नियम। और सीखने के पहली बार इन्होंने नियम दिए, इसलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई थी जो अधिगम से संबंधित नहीं है। इस प्रकार अपना एनालिसिस पूरा हुआ। ये जो प्रश्न नंबर 3 है, ये हमको डिटेल एनालिसिस के अंदर एक परिणाम देता है कि रीट पात्रता के लिए आपको इन सिद्धांतों के अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुसते हुए इसकी साधारण जानकारी रखनी है, खुद को डिप्रेस नहीं करना है, और सामान्य जानकारियों को ओल्ड क्वेश्चंस के हिसाब से इस प्रकार से समाहित करके आप याद कर सकते हैं कि मनोविज्ञान आपके लिए बिल्कुल भी भार नहीं रहेगा। अगर आप पंडित बनना चाहते हैं, ज्ञाता बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान की आपको जरूरत है, तो आपको टाइम रीट के बाद मिल जाएगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपको 8 से 9 महीने का टाइम मिल जाएगा आगे, तो उसमें आप बिल्कुल पूरे पंडित बन सकते हैं। अभी के लिए अगर सिलेबस को कई बार पढ़ें और जो सतही तथ्य होते हैं ओल्ड क्वेश्चंस को बहस मानते हुए उनको अगर अधिक से अधिक पढ़ा जाए तो आपके लिए लाभकारी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? आरटीई 2009 से प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इस अधिकार के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जुड़ा, उस अधिकार को धरातल पर उतारने के लिए, हकीकत में बालकों की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने के लिए कानून 2009 में बनाया गया, जिसके बारे में विश्लेषण पहले की कक्षा में हो चुका है। रीट लेवल 1 का जो पेपर 2021 का है, उसके डिटेल्ड एनालिसिस में एक प्रश्न में हमने आरटी को करीब पूरा पढ़ लिया था। अब इस पर आगे की बात करते हैं कि इसमें किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस पूरे अधिनियम के अंदर 7 अध्याय और 38 धाराएं और एक अनुसूची है। उन सब में से एक तत्व ऐसा है इन ऑप्शंस में से जो उन 38 धाराओं, 7 अध्याय और एक अनुसूची में कहीं पर भी नहीं है। वो कौन सा है देखते हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करना, ये बिल्कुल शामिल है। सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण आरेख, सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण आरेख, यानी कि आरटी की अनुसूची के अंदर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। टीचर जो सेवारत होते हैं, लग जाते हैं, उनको बाद में ट्रेनिंग दिया जाना आरटी में शामिल है। ऑप्शन 2 में घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना,
जो बालक घुमंतु टाइप के हैं, यानी कि किसी एक जगह पर नहीं रह रहे, स्कूल में एडमिशन उनको नहीं दिया गया है, तो उनको स्कूल में उनकी आयु के अनुसार एडमिशन दिया जाना बिल्कुल आरटी के अंदर शामिल है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये जो है घुमंतु बालकों वाला मामला, ये धारा 4 के अंदर है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि घुमंतु बालकों को प्रवेश दिया जाना कौन सी धारा के अंदर सुनिश्चित करता है, तो आरटी की धारा 4 के अंतर्गत। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, क्या वर्ष भर में किस प्रकार की गतिविधियां होगी, कितना समय दिया जाएगा, ये आरटी में तय किया गया है, तो बिल्कुल तय किया गया है। कौन सी चीज नहीं है, तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, ये व्यवस्था नहीं की गई है। 14 वर्ष तक की ही शिक्षा है आरटी के अंदर। 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा ही ली गई है, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक। इस शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसी एजुकेशन की व्यवस्था आरटी के अंदर की गई है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक कैलेंडर पर। एकेडमिक कैलेंडर का मतलब है एक वर्ष के अंदर या एक सत्र के अंदर एक विद्यालय के अंदर किस प्रकार की गतिविधियां होगी, उनको समय के अनुसार जो संयोजित किया जाता है उसको कहते हैं एकेडमिक कैलेंडर। इसके संबंध में आरटी की अनुसूची में व्यवस्था की गई है कि एक शिक्षक प्रति सप्ताह तैयारी सहित 45 आवर्स यानी कि 45 घंटे काम करेगा। एक शिक्षक एक सप्ताह में 7 दिनों के अंदर, जिसमें संडे की तो वैसे भी छुट्टी हो जाती, बाकी के 6 दिनों में स्कूल जाने, पढ़ाने और घर पर तैयारी करने का समय को मिलाते हुए कुल जो है 45 घंटे काम करेगा। और प्रति वर्ष हर साल में एक शिक्षक कितना काम करेगा, तो इसके 2 भाग हो जाते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक। पहली से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रति वर्ष 800 घंटे काम करेंगे, जिसमें तैयारी का समय शामिल होगा। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक यानी लेवल 2 के टीचर्स 1000 घंटे तक काम करेंगे पूरे साल में। इस प्रकार ये जो है ऑप्शंस का एनालिसिस हुआ, यहीं से सामान्य प्रश्न पढ़ते हैं। आरटी के अंदर से भी ऊपर ऊपर के जो प्रश्न है, जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ये दिखाता आपको कि सरल प्रश्न और ऊपरी ऊपरी सतह के प्रश्न कौन से हैं, ताकि आप एनालिसिस देखे हैं। और आगे की अपनी जो एमसीक्यू की क्लासें होगी, जिसमें हर मैटर से एमसीक्यू होगा, हर जो चीजें आप पढ़ रहे हैं डिटेल्ड कंटेंट में पढ़ रहे हैं, उनमें प्रत्येक जगह से एमसीक्यू होगा। अगर आप पहली बार पढ़कर एमसीक्यू से टेस्ट करना चाहते हैं तो भी करना हमारे साथ, रिवीजन करना चाहते हैं तो भी हमारे साथ करना। आपका जितना हमारे साथ अधिक जुड़ा होगा उतना हमें अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। और मुझे अपनी मेहनत पर और अपने विश्लेषण और कार्यों पर इतना पूरा भरोसा है कि अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं तो डेफिनेटली आपको रीट की परीक्षा देने के बाद अपने फैसले पर गर्व होगा। चलते हैं साथियों अपने 5वें प्रश्न की ओर कि इस प्रश्न के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। एक तो यहां पर है शोध, यानी किसी प्रकार की खोज करना, डिटेल्ड तरीके से अनुसंधान करना, और दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। शोध यानी कि मौलिक अनुसंधान, शोध यानी मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, और दूसरा रहता है अपना क्रियात्मक अनुसंधान। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, खासकर फर्क है उद्देश्यों का। शोध जो किया जाता है वो खोज या सिद्धांत या फिर आविष्कार के लिए किया जाता है, कोई सिद्धांत दिया जाना या आविष्कार किया जाना या दुनिया के सामने कोई चीज पहली बार रखने के उद्देश्य से शोध किया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है समस्या समाधान, कोई अचानक पैदा हुई समस्या का कम से कम समय में व्यवस्थित समायोजन किया जाना क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। पहले के एनालिसिस में बात हुई है कि क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का पहली बार प्रयोग बंकिंघम के द्वारा किया गया और इसका शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग होने से पहले सैन्य और सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग हो चुका था, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग जो है वो स्टीफन कोरे ने किया। यह प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण, स्टीफन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग 1953 में पहली बार शिक्षण में किया। लेकिन इनसे पूर्व क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग
सैन्य क्षेत्र में कोलियर के द्वारा किया जा चुका था, और कुर्ट लेविन जो कि अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया। अब स्टीफन कोरे जो है क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान ढूंढता है। यानी जिसको समस्या है वो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेगा और उसका प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से करेगा और परिणाम स्वरूप उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यानी कि मूल रूप से समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। अब क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालयों के अंदर किस प्रकार किया जाता है या कौन करता है, तो विद्यालय की जो दैनिक विद्यालय की गतिविधियों की कोई रिलेटेड समस्या अगर होती है तो उसके समाधान के लिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, अन्य कोई कर्मचारी ये अनुसंधान कर सकते हैं। विद्यालय परिसर के अंदर चार दीवारी के भीतर जितनी समस्याएं आती, क्या क्या आ सकती है, तो विद्यालय के अंदर बालकों की कोई संवेगात्मक समस्या हो सकती है, शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, विद्यालय के शिक्षकों के बीच में जो संबंध होते हैं कोऑपरेटिव टाइप्स के होने चाहिए और कोऑपरेटिव टाइप नहीं है तो हो सकता है प्रधानाध्यापक को इस समस्या को बड़े रूप में लेकर इसके समाधान की जरूरत पड़े। ऐसी जो विद्यालय की दैनिक समस्याएं होती है विद्यालय परिसर के अंदर की, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान अपनाया जाता है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किन समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय परिसर के अंदर, विद्यालय परिसर की समस्याओं का समाधान, विद्यालय परिसर की समस्याओं का समाधान किया जाता है। लंबे चौड़े सवाल यहां से नहीं बनते, बहुत ही आम समझ के बनते हैं। शोध, मौलिक और क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर बड़ा फर्क है उद्देश्यों का है। ये समस्या समाधान के लिए होता है। मौलिक जो अनुसंधान होते हैं उनका उद्देश्य होता है खोज, आविष्कार या सिद्धांत प्रतिपादित करना। अब कौन सा एक स्टेप है, उत्तर के अंदर ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा एक चरण है जिस पर जाते हुए शोध और क्रियात्मक अनुसंधान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इस पे पहला है उपकल्पनाओं का निर्माण। उपकल्पनाओं का निर्माण का मतलब है छोटे छोटे लक्ष्य रखना, छोटे छोटे कंसेप्ट के अंदर योजना को बांटना। तो ये तो हर योजना को बांटना पड़ता है, चाहे मेरी कक्षाएं लेने की योजना हो, चाहे आपकी सिलेबस कवर करने की परीक्षा की तैयारी की योजना हो, हर योजना के अंदर उपकल्पनाएं बनती है, छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ते हैं। तो ये क्या है कि अनुसंधान के अंदर भी होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में और शोध में भी होता है। प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। प्रोग्राम का मतलब है योजना, समस्या के समाधान के लिए या खोज के लिए जो प्रोग्राम बनाया उसका क्रियान्वयन किया जाए, उसको लागू किया जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। यह कदम जो है क्रियात्मक अनुसंधान को शोध से अलग कर देता है। क्यों करता है, इसकी व्याख्या सुनिए आप। यह जरूरी है कि किस कारण से प्रोग्राम और क्रियान्वयन जो है शोध को क्रियात्मक अनुसंधान से अलग करता है। तो यह काम क्रियात्मक अनुसंधान में होता है, क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। कारण यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है समस्या समाधान, जबकि शोध का उद्देश्य खोज, आविष्कार या सिद्धांत प्रतिपादित करना। तो शोध जब पूरा हो जाता है या खोज जब पूरी हो जाती है तो उसके परिणाम रिवील किए जाते हैं, शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, और शोध पत्र जो प्रकाशित किए जाते हैं उनके मूल्यांकन और क्रियान्वयन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये तो समस्या समाधान वाले क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर ही होती है कि कोई प्रोग्राम या कोई समस्या का मध्यम सॉल्यूशन निकाला। मान लो कि स्कूल में प्रधानाध्यापक ने शिक्षक साथियों के बीच में अच्छे या स्वस्थ संबंध होने की समस्या से जूझते हुए क्रियात्मक अनुसंधान अपनाया और उन्होंने एक औसत समस्या समाधान कर लिया। अब उन्होंने जो समस्या के समाधान की योजना बनाई उसको लागू किया जाना पड़ेगा, और लागू करने के बाद उसके जो परिणाम आएंगे वो मूल्यांकन हो गया। तो क्रियात्मक अनुसंधान को जो है प्रोग्राम का क्रियान्वयन वाला जो स्टेप है वो अलग करता है। बाकी साहित्य का पुनरीक्षण किसी प्रकार के अनुसंधान में शामिल नहीं हो सकता, और सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन है जो दोनों में शामिल होता है। जनरलाइजेशन शोध का भी होता है और क्रियात्मक अनुसंधान का भी होता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर बढ़ना होगा। सवाल संख्या 6, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसमें विद्यालयों के अंदर वर्ष भर की गतिविधियां क्या होगी इसको तय करना पाठ्यचर्या कहलाता है। और इसको तय करते हुए प्रोफेसर यशपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2005 में एनसीएफ बना है।
5 अध्यायों के अंदर बटा हुआ है और उसी के अनुसार अपने एजुकेशन सिस्टम की वर्ष भर की पाठ्यचर्या चलती है। अब इसके अंदर कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? आर्ट एजुकेशन। तो इसको जोड़ने का उद्देश्य जो है, पहले प्रश्न के उत्तर से देखते हैं कि तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, ये जो है गणित का उद्देश्य है। बालक के मस्तिष्क का तार्कीकरण या गणितीयकरण किया जाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये विज्ञान विषय के अध्यापन के या शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। ऐसा ही प्रश्न रीट लेवल 2021 के पेपर के अंदर था कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। उसका सही उत्तर था छात्र के चिंतन का गणितीयकरण करना या उसके चिंतन को लॉजिकल बनाना या अधिक तार्किक बनाना, वो उद्देश्य था गणित शिक्षण का। उस प्रश्न की डिटेल सॉल्यूशन में हमने सभी मतलब विषयों के करीब करीब जो उद्देश्य होते पढ़ाने के वो देख लिए थे। उसी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना कला शिक्षा का उद्देश्य है। कला शिक्षा पढ़ाने के दो बड़े उद्देश्य हैं, एक सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना या सराहना करना, दूसरा व्यक्तित्व, बालक का व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना। मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना, यानी जो बच्चे कला शिक्षा पढ़ेंगे, पहला तो वो अपनी संस्कृति और विरासत की प्रशंसा कर पाएंगे, उनका संरक्षण कर पाएंगे, और दूसरे स्तर पर उनका मजबूत व्यक्तित्व निर्मित होगा और उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ा विज्ञान है जो समायोजन के द्वारा हमारे मानस को स्वच्छ रखता है। ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण, ये जो है इतिहास विषय के अध्ययन से संबंधित है। इतिहास विषय के संबंधित है कि इतिहास विषय क्यों पढ़ना चाहिए, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व किया जा सके, अपने इतिहास का संरक्षण किया जा सके, इतिहास से सीखा जा सके, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स होती है उनका महत्व समझा जा सके। ये जो है इतिहास विषय के बड़े उद्देश्य होते हैं। ये जो हमने गणित, विज्ञान और कला शिक्षा, तीन का यहाँ पे अपने आप ही उद्देश्य प्रकट हो गए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अंधविश्वासों को दूर करना, खोजी या अन्वेषण प्रकृति छात्रों के अंदर विकसित करना, ये होते विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण का उद्देश्य तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि करना और चिंतन का गणितीयकरण करना, यानी अमूर्तीकरण किया जाना। चिंतन को आगे बढ़ाते हुए मूर्त की बजाय अमूर्त करना। मूर्त एक सरल चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन एडवांस टाइप की थिंकिंग होती है। इसके अलावा पर्यावरण विषय पढ़ाए जाने का उद्देश्य भी हमने रीट लेवल 1 वाला जो पेपर है उसमें सॉल्यूशन किया था कि पर्यावरण क्यों पढ़ाया जाए। पर्यावरण जो है कक्षा 5 से पहले, 5 से पूर्व तक चलता है, जिसके अंदर विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान चलता है, विज्ञान प्लस एसएसटी, यानी कि साइंस और एसएसटी साथ साथ में पर्यावरण के अंदर पढ़ाई जाती है। और ये पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या होता है, छात्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और उसको इस बात की समझ देना कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण के संसाधनों का सीमित उपयोग करना है और ये एक विरासत है जिसको सुरक्षित रखते हुए अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। इस प्रकार की जो सोच है पर्यावरण विषय के अध्ययन से छात्रों में विकसित की जानी चाहिए। ये पर्यावरण विषय का एनसीएफ के अंदर निश्चित किया गया उद्देश्य है। आगे देखते हैं प्रश्न 7वां, विकास का विनाश। विकास का विनाश समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सॉरी, यहां पे मिस टाइप हो गया है, अब पढ़ा जाए इसको कि विकास बिना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। यानी विकास कभी समाप्त नहीं होता, विकास बिना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। गर्भ धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों की जो सतत श्रृंखला है उसी का नाम विकास है। तो विकास के कई सारे नियम और सिद्धांत हैं जिनसे निश्चित ही सवाल रीट के अंदर आना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर देखे जा सकते हैं उन सब के अंदर विकास के सिद्धांतों से एक दो प्रश्न आते रहे। और मेरा अनुमान है कि हर पेपर के अंदर विकास के सिद्धांतों से 2 प्रश्न तो होने ही चाहिए, क्योंकि विकास की जो आम समझ है सिद्धांतों से ही तय होती है, विकास को हम यहीं से ज्यादा समझते हैं। तो प्रश्न है कि विकास बिना समाप्त होने वाली प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होती है। तो यह प्रक्रिया किसको दर्शाती है, निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन ए के अंदर, अ के अंदर जो उत्तर है वो सही है कि विकास सतत चलता है,
निरंतर चलता है, कभी समाप्त नहीं होता है, गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। यह निरंतर विकास का सिद्धांत हुआ। बाकी ऑप्शन के अंदर देखिए अंत्य संबंध के सिद्धांत। अंत्य संबंध का मतलब सभी विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सभी विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सभी विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा नाम यह है विकास की अंतर संबंधता का सिद्धांत। अंतर संबंधता का सिद्धांत यानी विकास सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत। अन्योन्य क्रिया का मतलब है एक दूसरे से क्रिया करने का सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि विकास के अंदर दो बड़े कारकों का योगदान है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में एक है वंशानुगतता और दूसरा है पर्यावरण। अन्योन्य क्रिया का सिद्धांत कहता है कि विकास वंशानुगतता और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का परिणाम है। यानी जो गुण बालक वंशानुगत यानी कि जन्मजात गुणों के रूप में लेकर पैदा होते हैं उन गुणों में, और वंशानुगतता यानी कि उन गुणों में, और पर्यावरण यानी कि जो जन्म लेने के बाद के वातावरण में उसको मिलती है चीजें, इन दोनों के बीच में परस्पर क्रिया से बालक का सभी प्रकार का विकास होता है। यानी वंशानुगतता और वातावरण के बीच में जो अनुक्रिया होती है उसको अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत समझा जाता है। और अंतिम जो है एकीकरण का नियम या एकीकरण का सिद्धांत जो विकास में, इसका अर्थ है बालक में पहले अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग होता है, विकास होता है, अलग अलग अंगों का विकास। इसको अलग अलग प्रत्ययों का विकास, अलग अलग संप्रत्ययों का विकास, अलग अलग लक्ष्यों का विकास होता है, और बाद में विकास होता है, फिर सबका एक साथ उपयोग होता है, फिर सबका एक साथ उपयोग होता है। और जब एक साथ उपयोग होता है तो इसको एकीकरण कहते हैं। एक साथ उपयोग को एकीकरण कहते हैं। जैसे बालक जन्म के बाद एक हाथ को बिना बेंड किए सीधा हिलाता है, फिर कोहनी से मोड़ना सीखता है, फिर उंगलियों से पकड़ना सीखता है, और फिर कोई अपने से ज्यादा ऊंचाई पर टेबल पर रखी हुई चीज को पकड़कर नीचे लेता है, तब वो विकास के एकीकरण के नियम का अनुसरण कर रहा है कि अलग अलग प्रकार के हाथ के हिस्सों का विकास करने के बाद वो अंततः पूरे हाथ का एक साथ उपयोग में ला रहा है। ये हुआ एकीकरण का सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों से बहुत सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। रीट लेवल 1 वाला जो पेपर था उसके सॉल्यूशन के टाइम देखा था कि विकास का एक सिद्धांत पूछा गया जिसमें पहले यही परिभाषा दी गई, सतत विकास की परिभाषा, लेकिन आगे जाते हुए वो परिभाषा विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत के रूप में बदल गई। तो क्या ये बड़ी सामान्य बात है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है? इसके आगे अगर किसी और सिद्धांत की या और नियम की विशेषताएं जोड़ दी जाए तो बाद वाली विशेषताएं जिस सिद्धांत से संबंध रखती है हमारा उत्तर वही किया जाना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? घटक का मतलब है टुकड़ा, हिस्सा, भाग। कौन सा ऐसा भाग है जो बुद्धि का भाग नहीं है? बुद्धि वाले टॉपिक से आया है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग बिल्कुल बुद्धि का भाग है। व्यावसायिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां जो है वो बुद्धि का घटक नहीं है, ये वातावरण का प्रभाव है। जबकि स्मृति बुद्धि का हिस्सा है, मेमोरी और अनुभवों से सीखना भी बुद्धि के परिणाम स्वरूप होता है। अब व्यावसायिक रुचियां या फिर प्रोफेशनल इंटरेस्ट, ये प्रोफेशनल इंटरेस्ट कहां से पैदा होते हैं? ये पर्यावरण से पैदा होते हैं। बुद्धि जबकि जन्मजात होती है, बुद्धि जो घटक है ना, ये बुद्धि जन्मजात होती है। व्यक्तित्व अर्जित संपत्ति और बुद्धि जन्मजात है। तो ये जो व्यावसायिक रुचियां हैं या प्रोफेशनल इंटरेस्ट है ये बच्चे के पर्यावरण से पैदा होते हैं। कैसे? तो जन्म लेने के बाद बच्चा अपने माता पिता को देखकर, अपने माता पिता या अपने आदर्श आइडियल अध्यापक या अपने मार्गदर्शक या कोई सिनेमा या कोई कहानी या बड़े भाई बहन, इनको देखकर और इनके प्रभाव से तय करता है कि वो कौन सा प्रोफेशन अपनाएगा, वो क्या बनना चाहेगा।
आप में भी जो शिक्षक बनने की प्रवृत्ति है, हो सकता है रोजगार के अभाव के कारण आप जबरदस्ती शिक्षक के पेशे में धकेले जा रहे हो, लेकिन आमतौर पे सोच के देखो तो लोग वही पेशा अपनाते हैं जो उनके वातावरण से उनको इंटरेस्ट देता है। माता पिता का पेशा बच्चे को पसंद है तो वो वही अपनाएगा। हालांकि पढ़ लिख जाने के बाद माता पिता उसको स्वयं से अच्छे पेशे में भले ही प्रमोट करने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उसकी व्यावसायिक रुचि जो है परिवार से पैदा होती है। बाद में तय करता है अध्यापकों का मार्गदर्शन, वो किस प्रकार की रुचि बच्चों में पैदा करते हैं, बच्चों के मार्गदर्शक उनमें किस प्रकार की रुचियां पैदा करते हैं। प्रोफेशन, कोई मूवी देखकर, फिल्म देखकर भी कोई किशोर या बालक अपने प्रोफेशन की दिशा बदल सकता है। बड़े भाई बहन किस दिशा में काम कर रहे हैं, कौन से प्रोफेशन में जा रहे हैं, ये भी बच्चों को प्रेरित कर सकता है। तो व्यावसायिक रुचियां जो है पूरी तरीके से पर्यावरण या वातावरण पर निर्भर करती है। ये बुद्धि का घटक नहीं हो सकती, ये जन्मजात नहीं हो सकती। हालांकि वंशानुगतता के कारण कुछ खास काम करने की योग्यता जन्मजात हो सकती है। जैसे एक अच्छे गायक के बेटे के अंदर सुरीला कंठ हो सकता है, एक अच्छे चित्रकार का पुत्र जो है सूक्ष्म क्रियाओं में अच्छा हो सकता है, अच्छा चित्र बना सकता है। लेकिन प्रोफेशन जो है उसकी रुचियां वातावरण से ही तय होती है। तार्किक चिंतन का मतलब है लॉजिकल तरीके से सोचना, और तार्किक चिंतन का विकास किशोरावस्था में होता है। बाल्यावस्था के अंदर अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन नहीं होता, मूर्त चिंतन होता है। स्मृति का मतलब मेमोरी होता है, याद रखना। और अनुभवों से सीखने के अंदर बुद्धि और वातावरण दोनों काम करते हैं, बुद्धि प्लस पर्यावरण। अनुभव बालक को कहां से मिलते हैं, तो बुद्धि के कारण, पर्यावरण से, अंत्यक्रिया से जो अनुभूतियां होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अनुभवों से सीखना। और वही अनुभव आगे के जीवन में उसको सीखने में मदद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगतात्मक, साइकोमोटर, मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर का मतलब हुआ मन और गति दोनों से रिलेटेड नहीं है। कौन सी ऐसी गतिविधि है जो मनोगत्यात्मक नहीं है? देखते हैं। सोचना, लिखना, गेंद फेंकना और खेलना। इसका करेक्ट उत्तर है सोचना। और सोचना इसलिए है कि क्योंकि सोचना सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्ट है, यानी कि मानसिक गतिविधि है। ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल गतिविधि है। इसके अंदर मोटर एक्टिविटी शामिल नहीं की जा सकती। इसको समझने के लिए शब्द को देखिए, मनो और गत्यात्मक। इसका मतलब है शरीर या पेशियां प्लस दिमाग या मस्तिष्क, इन दोनों के समेकित उपयोग से जो गतिविधियां की जाती है, इन दोनों को मिलाकर जो काम किए जाते हैं, उनको कहते हैं साइकोमोटर एक्टिविटीज। कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी है जो साइको और मोटर दोनों साथ में नहीं है? तो वो एक्टिविटी हो गई सोचना। क्योंकि सोचना सिर्फ और सिर्फ दिमागी यानी कि मेंटल गतिविधि है, मानसिक क्रिया है। जबकि बाकी वाला देखो, लिखना, जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथ की पेशियां काम करती है, हमारी आंखें उसकी तरफ देखती है, और दिमाग के संकेत संदेश जो होते हैं वो भी इस क्रिया के लिए हमारा मदद करते हैं। गेंद फेंकना, गेंद फेंकते हैं तो वैसे तो हाथ और उंगलियों की पेशियां काम करती है, लेकिन साथ ही साथ मस्तिष्क के संदेश नियंत्रण भी काम करता है। अगर दिमाग हमारा साथ नहीं दे तो हम गेंद नहीं फेंक सकते। और खेलना, खेल के अंदर तो उच्च स्तरीय बुद्धि की जरूरत होती है, खेल के अंदर तो गजब की बुद्धि की जरूरत होती है। खेलना एक ऐसी गतिविधि है जो सभी प्रकार के विकास करती है, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, शारीरिक और अन्य सभी प्रकार के जितने विकास होते हैं सब खेल मैदान में संभव है। ऐसा स्किनर और हैरीमैन कहते हैं। इसकी पहले हमने बात की थी रीट लेवल 1 का पेपर सॉल्व करते हुए। तो आशा है आपको साइकोमोटर्स एक्टिविटीज समझ में आई होती। अब एक क्रियात्मक गतिविधियां होती है गत्यात्मक, क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास। सभी प्रकार की क्रियाएं जो होती है मनोगत्यात्मक क्रियाएं, ये मान सकते हैं हम कि दिमाग का तो उसमें काम हो गई है। सहज या प्रतिवर्त क्रियाओं को छोड़कर, सहज क्रियाएं, प्रतिवर्त क्रियाएं जो होती है वो संवेदनाओं पर आधारित होती है, जो जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत संवेदी पेशी अवस्था में पाई जाती है। या फिर हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उसमें मस्तिष्क का रोल नहीं होता, जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन इत्यादि। बाकी जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं सब में माइंड का, दिमाग का रोल तो होता ही है।
क्रियात्मक या जो गत्यात्मक विकास होता है, क्रियाएं होती है, दो हिस्सों में बांटी जाती है। एक होती है सूक्ष्म गत्यात्मक और एक होती है स्थूल गत्यात्मक या ठोस गत्यात्मक। इनमें सिर्फ इतना फर्क है कि सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाओं के अंदर छोटी पेशियां काम करती है। जैसे लिखते टाइम मेरी उंगलियों की पेशियां काम कर रही है, चित्र बनाते टाइम हाथ की पेशियां काम करती है, या लगातार किसी चीज की तरफ देखने के लिए आंख की पुतलियों की पेशियां काम करती है, तो वो हुआ सूक्ष्म गत्यात्मक विकास या सूक्ष्म गत्यात्मक क्रियाएं। जबकि स्थूल गत्यात्मक क्रियाओं के अंदर शरीर की बड़ी पेशियां काम करती है, और बड़ी पेशियों के अंदर थाई बोन हो सकती है, जांग की हड्डी, हाथ पैर की टिबिया फबूला के आसपास की पेशियां इत्यादि हड्डियां बड़ी काम करती है। तो ये जो है स्थूल गत्यात्मक क्रिया या स्थूल गत्यात्मक विकास होता है। इसके अंतर्गत शरीर का लगभग पूरा हिस्सा काम करता है। मान लो एक धावक दौड़ रहा है या फिर कोई कबड्डी का प्लेयर खेल रहा है, तो उस प्रकार की गतिविधियों में बड़ी पेशियां काम करती है, और ये स्थूल गत्यात्मक विकास हुआ। सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण हो सकते हैं लिखना, चित्र बनाना आदि, जो छोटी छोटी क्रियाएं। गेंद फेंकने के अंदर भी अगर दौड़कर कोई क्रिकेट के लिए बॉलिंग कर रहा है तो स्थूल गत्यात्मक विकास हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरे शरीर का साथ होता है। खेलने के अंदर डेफिनेटली स्थूल गत्यात्मक विकास, जबकि लिखना जो है ये सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के अंदर आएगा। ये जो है साइको और मोटर्स टाइप की एक्टिविटीज होती है जिनको विभाजित किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली, 16 पीएफ प्रश्नावली यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, ये किसने दी? व्यक्तित्व के टॉपिक से आया है, व्यक्तित्व मापने की विधियों से और परीक्षणों से, कि कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स देकर व्यक्तित्व को मापने का तरीका बताया। तो वो है रेमंड कैटल। इन्होंने 16 पीएफ दिए, यानी इन्होंने एक सिद्धांत दिया व्यक्तित्व का प्रतिकारक सिद्धांत, प्रतिकारक या फिर शील गुण सिद्धांत, शील गुण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है 16 प्रकार के पर्सनैलिटी फैक्टर से नियंत्रित होता है। 16 प्रकार के ऐसे शील गुण हैं जो व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं, और यही गुण अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्वों का निर्माण करते हैं। ये सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया। ऑप्शन के अंदर अन्य नाम है ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने भी व्यक्तित्व का 3 गुण सिद्धांत दिया। 3 गुण सिद्धांत ऑलपोर्ट के द्वारा दिए गए, और इन गुणों के अंदर इन्होंने कई सारे गुणों को 3 हिस्सों में बांटा, प्राथमिक, द्वितीयक और केंद्रीय। प्राथमिक, द्वितीयक और केंद्रीय। उनके अनुसार जो केंद्रीय गुण होते हैं व्यक्ति की पहचान का कारण होते हैं। शेल्डन ने शरीर रचना के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताए। शरीर रचना के अनुसार इन्होंने 3 सीमोटाइप्स बताए, सोमोटाइप्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमोटाइप्स जो व्यक्तित्व है ये किसने बताए, तो सोनोटाइप्स शेल्डन ने बताए। सोमोटाइप्स कितने बताए? 3, मिसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। मिसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इस प्रकार शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए। इसके अंदर आयताकृति, लंबाकृति और इस प्रकार के हिंदी नाम भी हैं। और इनके साथ एक और है क्रिश्मर। शरीर रचना के हिसाब से एक और क्रिश्मर ने भी व्यक्तित्व मापन के या व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं जो इन नामों से मिलते जुलते हैं। स्प्रेंजर, इन्होंने एक किताब लिखी है टाइप्स ऑफ मैन, बहुत प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछी गई। टाइप्स ऑफ मैन यानी लोगों के, आदमियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैन। इसके अंदर 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। टाइप्स ऑफ मैन के अंतर्गत स्प्रेंगर ने या स्प्रेंजर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? 6 प्रकार के व्यक्तित्वों की व्याख्या की। व्यक्तित्व के सिद्धांत बड़े सरल सरल हैं, सीधे सीधे। इन सिद्धांतों से प्रश्न भी जब पूछे जाते हैं तो बहुत सीधे पूछे जाते हैं। और बड़ी फायदे की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो व्यक्तित्व के अंदर और विकास के विशिष्ट सिद्धांतों में और अधिगम के सिद्धांतों में समान रूप से। अपने 10 प्रश्नों की व्याख्या पूरी हुई, और इस डिटेल्ड सॉल्यूशन के अंदर हमने करीब 100 प्रश्नों तक अपनी पहुंच बनाई है। विद्यार्थियों, हो सकता है ऐसे सेशन लंबे चलने पर हमको कभी कभार बोरिंग फील हो, लेकिन ओल्ड क्वेश्चंस पेपर या पीवाईक्यू जो होते हैं उन पर हमारी मजबूत पकड़ या मैं परीक्षा के अंदर बाकी वालों से आगे रख सकती है। धन्यवाद। कोई वीडियो में अभी तक अगर टिका हुआ है तो वो ये मानकर चले, खुद को मोटिवेट करे कि वो अन्य लोगों से बहुत ज्यादा आगे है।
धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।